नमस्कार, मैं हूं साहिदा चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आपकी जिंदगी को आसान बनाना। आपका शो को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में देश भर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लेकर आते हैं जिनकी सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हमने पहले एपिसोड में जोड़ों के दर्द से जुड़ी कई अहम बातों को शामिल किया था। मसलन जोड़ों का दर्द आज न सिर्फ बुजुर्गों बल्कि युवाओं को भी बेहद परेशान कर रहा है। तो ऐसे में हम लाइफस्टाइल को बेहतर कर इस दर्द से खुद को दूर रख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम जोड़ों के दर्द से जुड़े कई और खास बातों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद होंगे दो एक्सपर्ट। हमारे साथ लुधियाना से मौजूद है फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज बंसल। अमृतसर की अमनदीप हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अवतार सिंह। आप दोनों डॉक्टर्स का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज, हम आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या ये सच है कि सर्दी और बारिश आर्थराइटिस के दर्द को बढ़ा देती हैं? अक्सर मौसम के बदलाव के साथ आर्थराइटिस के रोगियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम का ये बदलाव आर्थराइटिस रोगियों पर क्या असर डालता है? आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर जितने भी ज्वाइंट होते हैं उसके अंदर बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पे सोजिश आ जाती है और उसकी वजह से वो जो सोजिश है वो जितने भी मांसपेशियों को खिंचाव पैदा करता है जो कि दर्द में बदल जाता है। जी डॉक्टर अवतार सिंह, ये भी कहा जाता है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ने से जोड़ों में सूजन आ जाती है। ऐसे में रोगियों को क्या करना चाहिए जिससे वो इस दर्द से छुटकारा पा सके? ये बिल्कुल सच है कि जब बैरोमेट्रिक प्रेशर गिर जाएगा तो हमारी बॉडी ने जो है वो एक्सपेंड करना है, नेचुरल है। बाहर का प्रेशर कम हुआ तो बॉडी एक्सपेंड करेगी और जब बॉडी एक्सपेंड करती है तो जो हमारी नर्व्स हैं वो जो हमारे जो पेन के सिग्नल को ब्रेन के तरफ लेके जाती हैं वो नर्व्स को स्ट्रेच कर देता है। बॉडी जो है जब फूलती है तो नर्व्स जो है उन स्ट्रेच हो जाती है। जब नर्व स्ट्रेच होगी तो पेन तो होनी ही है। तो इससे बचने के लिए सर्दियों में जो हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि अपने आप बॉडी जो है उसको गर्म रखें, मफलर या किसी गर्म कपड़े से उसको ढांक के रखें, सर्दी में ज्यादा घूमने फिरने मत जाएं। डॉक्टर अवतार सिंह, आर्थराइटिस के दर्द से परेशान लोगों ने हमारे पास कई अहम सवाल भेजे जिनमें से सबसे अहम सवाल है कि क्या आर्थराइटिस दोबारा हो सकता है? इसके इलाज के लिए लोग कई तरह का सहारा लेते ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या आर्थराइटिस दोबारा हो सकता है हमें? देखो, जो आर्थराइटिस का दर्द है वो बेसिकली आर्थराइटिस मीन्स कि जोड़ों की बीमारी। तो आर्थराइटिस का दर्द तो जोड़ों में ही होना है। और जहां तक दोबारा होने की जो सवाल है, डेफिनेटली आर्थराइटिस एक बार जिसको होता है ना तो वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कार्टिलेज को डैमेज हो गया वो परमानेंट रहता है। तो इसकी दवा, एक्सरसाइज ये सारी उम्र चलता रहता है। कभी दवा बंद कर दी, कभी कम कर ली। डॉक्टर नीरज, एक अहम सवाल हमारे पास महिलाओं की तरफ से आया है कि क्या ये सच है मीनोपॉज के बाद महिलाओं को आर्थराइटिस होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है? इसकी क्या वजह है और महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मीनोपॉज के बाद बोन्स की क्वालिटी जो है वो काफी खराब हो जाती है और साथ में जो जॉइंट है वो एज के साथ घसने की वजह से दोनों कारण होते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डॉक्टर अवतार सिंह, जोड़ों के बीच कार्टिलेज खिंचाव होने के क्या कारण हैं? जोड़ों के दर्द से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, कार्टिलेज में जो आर्थराइटिस में जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है वो कार्टिलेज के घिसने की होती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कारण, जो सबसे कॉमन कारण है हमारी पॉपुलेशन में, वो है उम्र का बढ़ना। सो इट्स ए डिजीज ऑफ एजिंग पीपल। एज के साथ साथ कार्टिलेज जो है उसमें पानी की जो संख्या है वो कम हो जाती है, पानी सूख जाता है कार्टिलेज का और धीरे धीरे वो कार्टिलेज जो है वो खत्म हो जाती है। और फिर कार्टिलेज जो है जहां से वो खत्म हो गई उसके नीचे से बोन जो है वो एक्सपोज हो जाती है एंड दैट स्टार्ट्स गिविंग पेन। और सबसे ज्यादा ये घुटने को अफेक्ट करती है, बिकॉज घुटना जो है हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा वजन जो है बॉडी का वो घुटने पे ही पड़ता है। तो घुटने को बचाने के लिए एक तो इंसान को ये चाहिए कि उसको जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, चप्पी मार के नहीं बैठना चाहिए, या पंजाबी च जिन्होंने कहते चौंकड़ी मार के नहीं बैठना चाहिए, बैठका घट लानियां चाहिए। सो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ प्रिकॉशनस ने। प्लस गोडियां ਦੀਆਂ स्पैशल एक्सरसाइजेज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बड़ियां सिंपल,
वो एक्सरसाइजेज जे तुसी रेगुलर करी जाओ ते गोडे जेडे ने काफी देर ठीक रहते। डॉक्टर नीरज, हमारे घुटनों के जोड़ों पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उम्र बढ़ने पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें चलने में आती है, तो इसकी क्या वजह है? घुटनों के जोड़ों की बनावट इस तरीके से होती है कि वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है। जब भी हम खड़े होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चौकड़ी लगाते हैं, तो ऐसे कामों में सबसे ज्यादा जोड़ों के अंदर ही कार्टिलेज पे जोर पड़ता है। और कोई पुरानी चोट हो या एक पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम हो तो भी ये प्रॉब्लम घुटनों के अंदर ज्यादा हो जाती है और फीमेल्स में ज्यादा देखी गई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोड़ों के दर्द के इलाज से जुड़ी कई अहम बातों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। डॉक्टर नीरज, हम आपके पास आते हैं। आर्थराइटिस के इलाज के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे दवाइयाँ, घुटनों में लगने वाले इंजेक्शन या लुब्रिकेंट। ये सॉल्यूशंस कई बार लोगों को मिसलीड करते हैं। इन सब दवाइयों के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये जो आपने सारी चीजें बताई हैं, ये सारे एक स्टेज पे आके हर पेशेंट को देना पड़ता है। इसके अंदर मेडिसिन है, परहेज है, फिजियोथेरेपी है, इंजेक्शन हैं। इन सब का रोल सीमित है। ये सारी चीजें टेम्पररी तौर से इफेक्ट करती है और हमें फायदा पहुंचाती है। परमानेंट सोल्यूशन इसका सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट रिप्लेसमेंट ही है, जो कि तकरीबन 20 से 30 साल तक घुटनों की प्रॉब्लम से फायदा रखता है। डॉक्टर अवतार सिंह, एक अहम सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है जब वो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं, क्या टोटल नी रिप्लेसमेंट सुरक्षित और प्रभावी है? हाँ जी, जो टोटल नी रिप्लेसमेंट या जिसको आप जोड़ बदलने का ऑपरेशन बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे कामयाब ऑपरेशन है आज तक का। और हर साल दुनिया में तकरीबन 30 से 40 लाख लोग जो हैं वो घुटनों के जोड़ बदलने के ऑपरेशन करवाते हैं। बहुत सेफ ऑपरेशन है। डॉक्टर नीरज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे नेविगेशन, इसके जरिए की जाने वाली टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिजल्ट किस तरह के बदलाव लाते हैं? जो नेविगेशन सिस्टम है वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और कंप्यूटर से हमें बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी मिलती है, जिससे कि तकरीबन हम 100% एक्यूरेसी अचीव कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत ही प्रभावी तकनीक है और बहुत ही कम सेंटर्स पंजाब में ये यूज हो रही है। डॉक्टर, सर्जरी करवाने से पहले मरीज को किन खास बातों का पता होना चाहिए? कोई भी आर्थराइटिस का पेशेंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए खुद को कैसे तैयार करे? बेसिकली जब किसी पेशेंट ने ऑपरेशन करवाना होता है तो उसको खास करके घुटने बदलने का, तो एक तो उसको ये देखना होगा कि वो कोई खून पतला करने वाली दवा तो नहीं खा रहा। अगर वो पेशेंट खून पतला करने वाली दवा खा रहा है तो उसको 1 हफ्ता पहले बंद करना पड़ता है। दूसरा, उसको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी बॉडी में कोई किसी भी और हिस्से में, किसी भी और ऑर्गन में इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसको जुकाम नहीं लगा होना चाहिए, उसकी बॉडी पे कोई फोड़ा फिंसी नहीं होना चाहिए, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन है तो पहले उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराना होता है। जैसे यूरिन में इन्फेक्शन होती है लोगों को, तो वो सब इन्फेक्शन खत्म करके तभी ऑपरेशन करवाएं। अगर इन्फेक्शन के दौरान ऑपरेशन होता है तो वो इन्फेक्शन आपके घुटनों में भी जा सकती है। डॉक्टर नीरज, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या रोगी आसानी से काम कर सकते हैं, जैसे वो बीमारी के पहले कर पाते थे? मसलन घर का काम करना, ऑफिस जाना, सैर पर जाना, इस तरह का काम वो ऑपरेशन के बाद भी कर सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि मरीज जब बीमारी से पहले था तकरीबन वैसा ही हो जाता है। अगर पेन था, पेन चली जाती है। अगर वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था या नीचे बैठ नहीं सकता था, वो बैठने लग जाता है और सीढ़ियां चढ़ जाता है। अगर वो 10 मिनट के लिए पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहता है कि मैं 10 मिनट के लिए किचन में खड़ी नहीं हो सकती, तो वो पेशेंट आराम से आधा घंटा 1 घंटा तक अपनी कुकिंग और सारा व्यंजन वगैरह बना सकती है और अपने परिवार का दोबारा से ध्यान रख सकती है। डॉक्टर अफ्तार, टोटल नी रिप्लेसमेंट से किस तरह के रिस्क जुड़े हुए हैं? किसी तरह का कोई इन्फेक्शन जिसकी खतरा रहता है, जिसकी परेशानी मरीज झेल सकता है? किसी भी सर्जरी में कुछ रिस्क हमेशा रहते हैं। ऐसे ही ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो है, इसमें 2 रिस्क होते हैं। पहला रिस्क होता है इन्फेक्शन। तो सारी दुनिया में जो इन्फेक्शन का रेट है ना जी, वो 200 मरीज के पीछे 1 मरीज को इन्फेक्शन हो सकती है, चाहे वो अमेरिका में ऑपरेशन हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे इंडिया में हो। लेकिन इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि
अपने घुटनों का ऑपरेशन उसी हॉस्पिटल में करवाएं जहां हर रोज घुटनों के ऑपरेशन होते हैं या हर रोज चूलों के ऑपरेशन होते हैं। जहां हड्डियों के ऑपरेशन होते हैं वहीं इन्फेक्शन रेट कम होता है। ये सवाल हम डॉक्टर नीरज आपसे भी जानना चाहेंगे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट से किस तरह के रिस्क जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें रिस्क पता होने चाहिए, बिकॉज रिस्क जो है वो ही इस सर्जरी की सक्सेस को डिटरमिन करते हैं। अगर हम छोटे सेंटर्स पे जाते हैं तो इन्फेक्शन का रेट, इन्फेक्शन हो सकता है, फेलियर हो सकता है। अगर चोट लग जाती है नी रिप्लेसमेंट के बाद तो कई बार इम्प्लांट या इम्प्लांट के पास जहां पे हमने घुटना बदला है वहां से हड्डी टूट भी सकती है। ये एसेप्टिक लूजनिंग एक अनदर रिस्क फैक्टर होता है जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर बॉडी के रिस्क फैक्टर जैसे कि ओबेसिटी, हमारा बीएमआई अगर 40 से ऊपर है तो उस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा ओबीस मोटे बंदे के लिए ये नहीं होती। जो पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है, डायबिटीज है या कोई कैंसर की दवाई ले रहा है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में हमें ध्यान से नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। हमारे कुछ दर्शक हैं जो नी रिप्लेसमेंट से जुड़े कुछ सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं। आइए हम उनके सवालों को भी अपने शो में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर, मुझे ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। मैं और मेरे हस्बैंड बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसकी सर्जरी कराती हूँ तो फ्यूचर में कोई इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज आर्थराइटिस अगर इतनी यंग एज में हो गया है तो उसमें हमें दवा का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारी मेडिसिन चल रही है उससे कुछ बच्चे के लिए कोई नुकसान ना हो, वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। और हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों को डिस्कस करके कुछ मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान बंद करनी पड़ती हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हम खा सकते हैं। उस चीज को आपकी सिचुएशन के हिसाब से जज करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो आई थिंक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका परिवार सुखमय ना हो, बढ़िया रहेगा। आप अगर कोई सर्जरी भी करवाना चाहते हैं तो उसका भी पूरा आराम से कंट्रोल किया जा सकता है और बिना कोई प्रॉब्लम से आपका सारा काम बढ़िया हो सकता है। देखो, जैसे आपने सवाल पूछा कि आप और आपका पति जो है वो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, तो अभी आपको सर्जरी से कोई लेना देना नहीं है। सर्जरी के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। और आपकी हिस्ट्री से ये लगता है कि आपको भी गंठिया की बीमारी है, और गंठिया की बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल है। और अपने जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं जो हड्डियों के, उनसे सलाह लेके आप मेडिसिन ले सकती हैं। और रही बात आपकी फैमिली आगे लेके जाने की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। जब मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए बोला। मॉर्निंग वॉक से भी मुझे कोई आराम नहीं आया। क्या मुझे कोई और सलाह दे सकते हैं आप? तो आपकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास है, और जैसे आप बता रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि आपको घुटनों का आर्थराइटिस है। तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपने हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएं, ना कि फैमिली डॉक्टर के पास, और फिर अपना एक्सरे करवा के देखें और अपने डॉक्टर को ये पूछें कि मेरे को ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। अगर तो ऑपरेशन की जरूरत हुई तो डॉक्टर साहब आपको बोल देंगे कि घुटनों के चेंज करने की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं हुई ऑपरेशन की तो उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन और एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके हड्डियों के डॉक्टर ही लिख सकते हैं। आप जो आपकी उम्र आपने बताई है उसमें हो सकता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, आपकी जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। इसके लिए आप कोई भी नजदीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए और अपने एक्सरे करवाइए। एक्सरे के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर आपको सैर करने से पेन बढ़ती है, दर्द बढ़ता है, तो आपको वो सैर नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह पे आपको साइकिलिंग बेटर ऑप्शन है आपके पास। और साथ में ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाकर कुछ दवा वगैरह आप कीजिए, आप काफी बेटर फील करेंगे। मेरी बहन को आजकल सुबह उठ के जोड़ों में और उंगलियों में बहुत दर्द रहता है। वो दवाइयाँ तो लगा रही है लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो 1-2 घंटे उसका दर्द रहता है। तो आप बताइए हम क्या करें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपके घर के पास है उनको जाकर दिखाएं। ये जो आपने बताए हैं ये गठिया के लक्षण हैं और इसका प्रॉपर इलाज
एक डॉक्टर को दिखा के कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि RA फैक्टर, ESR और CRP वगैरह टेस्ट करेंगे। उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट होता है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये ट्रीटमेंट रेगुलर किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर के पास जाके उनसे ट्रीटमेंट लें, रादर देन कोई जड़ी बूटियों के इलाज से ये इलाज नहीं होने वाला। बेसिकली जैसे आप बता रहे हैं कि सुबह सुबह उंगलियों में अकड़न आ जाती है और फिर 1-2 घंटे के बाद कम होना शुरू हो जाती है। ये जो आप लक्षण बता रहे हैं ये बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं, जिसको गंठिया बोलते हैं। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से एकदम अलग बीमारी है और ये यंग पेशेंट्स की बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इस पेशेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, खून के टेस्ट की जरूरत होती है और अगर उसमें गंठिया आता है तो इसकी लॉन्ग टर्म दवा खानी होती है, जिससे गंठिया धीरे धीरे अपने आप खत्म होगी। आप दोनों डॉक्टर्स ने आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। इसके इलाज से जुड़े कई भ्रम भी हमारे दूर किए, कई खास बातें भी हमें बताई। आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे शो में आए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकें। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में आर्थराइटिस से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसी है कैप्टन